causes eosinopenia and lymphopenia, blocks interleukin 2 production, and reduces bone formation by reducing osteoblast activity. Exogenous glucocorticoids can cause reactivation of tuberculosis and candidiasis since it blocks the IL-2 production. It's regulated by cortisol releasing hormone, which is made by the hypothalamus, stimulates ACTH release via the pituitary, and causes cortisol production in adrenal zone fasciculata. Excess cortisol reduces CRH, ACTH, and cortisol secretion. Chronic stress may induce prolonged cortisol secretion, cortisol resistance, impaired immunocompetency, and dysregulation of the HPA axis. हो गया? ठीक है। आप लोगों में से किसी को भी सवाल पूछना हो तो दे कैन आस्क ऑन द जो ग्रुप है हमारा, फिर हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप पूछें। ठीक है, वो डिफाइन हम करेंगे जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे, या आगे बहुत ही डिटेल में पूरे पैराग्राफ में बनी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने इंट्रो में इस वजह से करा लेता हूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक का, ताकि जब हम पैथो में कर रहे हो तो आप इतना घबरा ना जाएं कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छोटी सी एप्टाइट रेगुलेशन के बारे में हमें समझना है, जिसमें हमारे पास क्या है, ग्रेलिन है, लेप्टिन है, एंड क्या है, कैनाबिनॉइड्स हैं। अब पता नहीं, जो भी आप, एंडोकैनाबिनॉइड्स हैं। ठीक है, एंडोकैनाबिनॉइड्स, सबसे हम कैनाबिनॉइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। वॉइस सही ले रहा हूं मैं प्रोनाउंसिएशन? एंडोकैनाबिनॉइड्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैनाबिनॉइड होती क्या चीज है। ठीक है, पानी पी लें आप सर। ठीक, कैनाबिनॉइड्स क्या चीज होती है भाई? कैनाबिनॉइड एक नशावर चीज होती है। उसके तीन फॉर्म्स है। अब मसला क्या होता था, जब हमें टीचर्स पढ़ा रहे होते थे, हम लोग हंस रहे होते थे कि नशे के बारे में पता चल रहा है और ये सब चीजें। बट कुछ दिन पहले मैं एक हॉस्पिटल के ईआर में था, और वहां पे एक पेशेंट आ गया, वो बोल रहा था मैंने चर्स पी है। मतलब वो तो आया था अक्यूट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सीजर्स के साथ। तो हमें अभी भी यहाँ पे स्माइल नजर आ रही है। तो वो पेशेंट हिस्ट्री दे रहा था, चर्स पी है मैंने। अब मुझे पता ही नहीं था कि मतलब यार चर्स क्या होती है। तो लिटरली वहां पे क्या करना पड़ा, गूगल करना पड़ा कि हाँ, चर्स इज समथिंग जो कि बहुत पोटेंट फॉर्म ऑफ क्या है, कैनाबिनॉइड्स है। तो भाई देखो, कैनाबिनॉइड्स के एक क्या है, एक यूफोरिक ड्रग्स हैं जो कि क्या कराती हैं, हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करा रही होती हैं सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन को, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा होता है, हमें एक यूफोरिया फील हो रही होती है। और इसके अलावा क्या, नींद आ रही होती है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। ये क्या कर रही होती है, एक तो ये हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई कर लेती है। दूसरा ये क्या कर रही होती है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी इंपेयरमेंट कर रही होती है। तीसरा ये क्या कर रही होती है, आपका जो रिस्पॉन्स होता है उसको बहुत डिलेट कर देती है। तो लाइक कोई भी ड्राइविंग कर रहा हो तो एक्सीडेंट से हो सकता है उसका, कोई भी ऐसे बैठे बैठे मतलब वो सो जाएगा। दूसरा इनका एक फायदा भी है जो कि आजकल मेडिकली यूज होता है, ये क्या करती हैं, एप्टाइट रेगुलेशन करती हैं, एप्टाइट को बढ़ाती हैं। तो जो भी कैनाबिनॉइड्स के पेशेंट होंगे आपको क्या मिलेंगे, हेल्दी से, मोटे से मिलेंगे, इंक्रीज वेट गेन वाले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, एप्टाइट को बढ़ाती है कैनाबिनॉइड्स। तो इसके तीन फॉर्म्स आते हैं जो आप लोग अक्सर सुनेंगे। कौन कौन से तीन फॉर्म होते हैं, कल मैंने गूगल किए थे ये। एक होता है जो भांग बोल रहे होते हैं, सिंधी में भंग बोलते हैं। ठीक है, वो सबसे लाइट फॉर्म है, वो लीव्स होते हैं बेसिकली, लस्सी और इस तरह से पी रहे होते हैं। दूसरा उसका एक सेकेंडरी फॉर्म था, वो कौन सा था, मेरी जोआना, जो आप लोग अक्सर टर्म सुन रहे हैं। वो भी क्या है, कैनेबिनॉइड है। वो मीडियम पोटेंसी का है। और सबसे हाई पोटेंसी का जो कि फ्लावर्स से लिया जाता है, वो क्या है, चर्स है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चर्च बोल रहे हैं। बस आप लोग इंग्लिश इसकी देख लेना जो भी। ठीक है, बस 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 बस। ठीक है, सबसे पोटेंट फॉर्म इसका वो हो रहा होता है। तो अब आपके पास ईआर में ये केस आ गया। एंड हम लोग जब सब्सटेंस अब्यूज पढ़ेंगे, स्पेशली आप लोग भी, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है, यूएसएमली वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे सब्सटेंस अब्यूज बहुत ज्यादा आता है। तो हम पेशेंट कैसे पहचानेंगे कैनाबिनॉइड वाला आया है हमारे पास? मैंने अभी बताया आप लोगों को,
शाबाश, हार्ट रेट इंक्रीज होगा और शॉर्ट टर्म मेमोरी इंपेयरमेंट होगी। दूसरा, वो हमें हेल्दी सा पेशेंट मिलेगा। तीसरा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग भी एक वर्ड अगर याद रखना चाहो कैनेबिनॉइड्स में, मैरिजुआना और क्या हमने बोला, और चर्स और जो है वो भांग में, एक वर्ड अगर याद रखना चाहो तो वो है कंजक्टाइवल इंजेक्शन, यानी पूरा उसकी आंखें लाल मिलेंगी। दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर व्हाट, दिस कैनेबिनॉइड्स, ठीक है, ये इसके लिए स्पेसिफिक है। तो ये बात याद रखनी है। और इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी? भाई आपके पास ईआर में एक पेशेंट आ गया, बिकॉज दिस कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट कि मैं आप लोगों को ऐसे ही रटा दूं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन एज अ डॉक्टर, एज अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स, आप लोग नेक्स्ट ईयर हाउस जॉब करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। हाँ भाई बताओ, मैनेजमेंट कैसे करेंगे? भाई देयर इज नो एंटीटोड फॉर कैनेबिनॉइड्स। हमने क्या करना होता है? सपोर्टिव थेरेपी। पेशेंट इज हैविंग लाइक इंक्रीज हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? वी कैन गिव हिम बीटा ब्लॉकर। पेशेंट इज है डिस्निक, तो हम क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। और अगर पेशेंट बहुत ही ज्यादा एजिटेटेड है, बिल्कुल ही वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो हम क्या देते हैं? हर दवाई में ये याद रख लो, फॉर एजिटेटेड पेशेंट, फॉर बहुत ही ज्यादा जो बोलेंगे कि लड़ाकू पेशेंट को हम क्या दे रहे होते हैं? बेंजोडायजेपिन। ये एक जर्नली आप लोग याद रख लो, भले वो अल्कोहलिक हो, बल्कि कोई भी हो, उसको हम क्या देते हैं? बेंजो देते हैं। यस, बेंजो देते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट कैनेबिनॉइड्स। और इसका एक बहुत अच्छा यूज मेडिकल दुनिया में किया जाता है। वो ये किया जाता है कि वो पेशेंट जो कि उस्मान किसके होते हैं? क्रोनिक एड के पेशेंट, क्रोनिक डिजीजेस के पेशेंट होते हैं, कैंसर के, कीमो रेडियोथेरेपी पे होते हैं बेचारे, उनको भूख बिल्कुल ही नहीं लग रही होती है, वो बिल्कुल ही मतलब बेचारे वेट लॉस हो रहा होता है, बॉडी केटाबॉलिज्म में होती है, तो वहां पे हम इनको यूज करते हैं एज ए एप्टाइट स्टिमुलेटर। समझ में आ गई ये बात? लो डोज होता है, साइड इफेक्ट इतने ज्यादा नहीं आते, फिर कंट्रोल्ड होता है ना, तो साइड इफेक्ट नहीं आते। और ये माना जाता है कि हमारी बॉडी में एप्टाइट रेगुलेशन में एंडोकैनाबिनॉइड्स भी बनते हैं जो कि ये सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो फिजियोलॉजिकल होता है, वो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होता है। तो ये बात थी किसकी? एंडोकैनाबिनॉइड्स की। इधर देख लें, बाकी दो चीजें बचती हैं एप्टाइट रेगुलेशन में, जो कि मेजर हार्मोन है हमारे एप्टाइट के। कौन कौन से? ग्रेलिन एंड लेप्टिन। ग्रेलिन मैंने ऐसे याद किया था, वो आपको ग्रो कराता है। अच्छा, ये फाइनल ईयर में आ जाते हैं कभी कभी दोनों। ग्रो करा रहा है मतलब ग्रेलिन क्या कराता है? आपको भूख दिलाता है, एप्टाइट को स्टिमुलेट करता है, हंगर को स्टिमुलेट करता है। वाइल द लेप्टिन मेक यू लीन, ऐसे बोलते हैं ना, यानी लीन मतलब आपको पतला कर रहा है, वो सटाइटी या आपकी बेसिकली वो क्या कर रहा होता है? वो भूख को कम कर रहा होता है, डिक्रीज दी हंगर, ठीक है। तो लेप्टिन का ये काम था। ये बात समझ आ गई? ग्रेलिन मेक यू ग्रो एंड लेप्टिन मेक यू लीन, इतना ही याद हो इसमें, और कुछ भी नहीं है। एंड फॉर एक चीज बस मैं आखिरी बता दूं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि आप लोगों को शायद तंग करेगा। वो क्या है? कि जो ओबेस पेशेंट है ना, मोटे जो हेल्दी पेशेंट्स होते हैं, मोटे मोटे, मैं अगेन यूज कर रहा हूँ ये वर्ड, जो वेट गेन वाले पेशेंट होते हैं, सही है, तो उनमें क्या होता है पता है? ग्रेलिन का, सॉरी, लेप्टिन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। हाँ, क्या? लेप्टिन ज्यादा होता है, पर फिर भी उनको भूख लग रही होती है, ऐसे क्यों? बिकॉज ऑफ टॉलरेंस, बस ये बात। और एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, वो क्या है? प्रेडर विलाय सिंड्रोम। एंड लिटरली ये दो बीसीक्यूज आते हैं एंजलमैन सिंड्रोम के, आप लोगों के फाइनल ईयर मेडिसिन में, और प्रेडर विलाय के, आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। प्रेडर विलाय सिंड्रोम क्या चीज है और एंजलमैन सिंड्रोम क्या चीज है? यहाँ पे सिर्फ दो वर्ड लिखे हुए हैं, मैं जर्नली अभी थोड़ा बता रहा हूँ। भाई इतना याद कर लो कि मेटरनल जीन की डिलीशन होती है तो एंजलमैन सिंड्रोम होता है, और पेटर्नल जीन डिलीशन होती है, पी फॉर पेटर्नल, पी फॉर प्रेडर विलाय। इतना याद हो गया? प्रेडर विलाय में याद रख लो कि इस पेशेंट में हमें क्या मिलता है? एक सिम्टम हाइपरफेजिया और हाइपोगोनेडिज्म और डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन, तो शॉर्ट स्टेचर के साथ आता है। क्या याद करवाया मैंने प्रेडर विलाय में? हाइपरफेजिया, हाइपोगोनेडिज्म एंड डिक्रीज ग्रोथ, ठीक है। और एंजलमैन सिंड्रोम में इतना याद कर लो कि सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और दूसरा क्या याद कर लो? बहुत ही हैप्पी इनका वो मूड रहता है, बहुत ही बच्चा हंस रहा होता है, बहुत ही फ्रेंडली होता है।
एंजलमैन फॉर मैटरनल एंड प्रेडर विलाय फॉर पैटर्नल। ये आप लोग फाइनल ईयर वाले, हम लोग दोबारा भी ये पढ़ेंगे, आपकी मेडिसिन में भी ये दोनों सिंड्रोम्स लिखे हुए हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि तीन तीन वर्ड दोनों के लिए याद रखने तो इतने ही है। प्रेडर विलाय पैटर्नल, हाइपरफेजिया, हाइपोगोनेडिज्म एंड डिक्रीज ग्रोथ, एंड एंजलमैन फ्रॉम मैटरनल जो है वो जीन म्यूटेशन और डिलीशन, बल्कि नॉट म्यूटेशन, सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एंड दूसरा हैप्पी डेमोर या डिम्योर कुछ ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, जोली बच्चा। सही है, हमें इस्माइल ने वर्ड नया बता दिया। तो ये आप लोग अब रीड दे दें भले। एंड हाँ, आप लोग परेशान ना हो, ये एंजल मैन और प्रेडर वेलाय और भी बहुत जगहों पे है, हम लोग जरूर पढ़ेंगे। जेनेटिक्स में अलग से ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोगों की आहिस्ता आहिस्ता से ना आपके माइंड में चीजें आती रहें। जब बार बार रिपीट होते हैं, मैं बोलता हूँ कि डिक्शनरी डेवलप हो आप लोगों की, तो बार बार रिपीट होती हैं तो हमें याद होती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस वजह से मैं उन चीज़ों पर टाइम ज़्यादा लगाता हूँ। अब नेक्स्ट पेज आएगा, उस पर मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा, तो यानी वो इतने काम का नहीं है पेज, या वो कम टेस्ट होता है, ठीक है। चलो पढ़ लो आप ज़ेन। Appetite regulation, ghrelin, stimulates hunger, which is orexigenic effect, and growth hormone release via growth hormone secretagogue receptor. Produced by stomach, sleep deprivation, fasting, or Prader-Willi syndrome causes increases ghrelin production. Ghrelin makes you grow hungry. Acts on lateral area of hypothalamus, which is the hunger center, to increase appetite. अच्छा देखो, याद है बोलते हैं भाई रात में देर तक ना जागा करो जिनका वेट गेन हो रहा होता है। ये रिकमेंड करते हैं कि देर तक ना जागो, और इस तरह से मतलब आप अपनी सर्केडियन रिदम है उसको मेंटेन रखो। तो ये भी रीजन है वेट गेन का, कि जितना वो जागेगा, जितनी वो उसको स्लीप डिप्रिवेशन होगी, जितना उसका सर्केडियन रिदम खराब होगा, ये ग्रेलिन और ज्यादा होता है, ठीक। वैसे ही पता हो आप लोगों को। Leptin, satiety hormone, produced by adipose tissue, mutation of the leptin gene, which causes severe obesity. Obese people have increased leptin due to increased adipose tissue but are tolerant or resistant to leptin's anorexigenic effect. Sleep deprivation or starvation causes reduced leptin production. Leptin keeps you thin, acts on ventromedial area of hypothalamus, which is the satiety center, to reduce appetite. Endocannabinoids act at cannabinoid receptor in hypothalamus and nucleus accumbens, two key brain areas for the homeostatic and hedonic control of food intake, which cause increased appetite. Exogenous cannabinoids cause the munchies. हो गया, ये बात समझ आ गई होपफुली सब लोगों को एपेटाइट रेगुलेशन की। ये एज इट ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके रिलेशंस कई जगहों पे आते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए था। एंजलमैन मैटरनल ये लिखे हुए हैं अलग जगहों पे, लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब ये माइक बंद कर दें आप। कल से सारे स्टूडेंट्स अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे करके आएंगे, और कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आके टेबल पे रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 341 पेज नंबर खोल ही लें, ये इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ ताकि हम मूव ऑन हो हमारी पैथो पे, ठीक है फरहान। आप लोग देख लें थोड़ा सा, बस इसमें देखें सिग्नलिंग पेथवेज हैं कि हाउ डज एंडोक्राइन हार्मोन्स जो है वो किस तरह से 341। शायद हमारी वाईफाई वाला आ जाए हमारे यहाँ ठीक करने। तो खोल लिया सबने पेज 341, ठीक है। तो आप काइंडली देख लें इसमें कि जो एएमपी है उसमें सिर्फ अगर आप लोग बोलेंगे क्या इतने सारे हमें याद रखना है, तो अगर कोई मैं एक बोलूं थोड़ा सा आसानी कर दूं याद करने के लिए, तो देखें ये सारे पिट्यूटरी के हैं ऑलमोस्ट। TSH, ACTH, LS, FSH, ठीक है, इवन MSH भी शायद पिट्यूटरी से होता था, ठीक है। तो बहरहाल ये याद कर लें, और दूसरा किसके, हाइपोथैलेमस के। लेकिन अगर एक आप लोग याद रखना चाह रहे हो सिक्लिक एएमपी में, तो वो कौन सा याद रखें, ADH, टिक कर लें भले, और दूसरा PTH एंड कैल्सिटोनिन। क्यों? क्योंकि PTH के अक्सर BCQs में मैंने देखा है, क्योंकि PTH की टेस्ट भी यही होती है क्या,
कि मेयर दी सिक्लिक एएमपी इन द यूरिन, याद है आप में से किसी ने भी पूछा भी था पैराथायराइड में, ठीक है, तो इतना याद रख लो, सिक्लिक एएमपी में अगर कोई एक याद रखना है तो वो पीटीएच है। अब नेक्स्ट पे हम मूव कर लेते हैं, सिक्लिक जीएमपी में अगर कोई एक याद रखना हो तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। वाई? बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड कॉजेज वेजोडाइलेशन, और कौन से मैकेनिज्म के थ्रू कर रही होती है? सिक्लिक जीएमपी के थ्रू कर रही होती है, ये याद रख लें भले आप लोग। और आईपी3 को भले एडीएचवी1 वाला याद रख लें इसमें। और इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स, ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात है, जो भी स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं उन सब के क्या होते हैं? इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आप एक इसमें याद रखना चाहो तो देखो T3 T4 यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। T3 T4 एक अमाइनो एसिड कंटेनिंग हार्मोन है, होता वो भी जो है वो थोड़ा बहुत उसमें लिपिड होता है, लेकिन अमाइनो एसिड मेजरली होती है, लेकिन फिर भी उसका क्या है? इंट्रासेल्यूलर है। ये फाइनल ईयर वालों को ना ये वाला कभी काम आएगा तो मेरे ख्याल से एफसीपीएस में ही काम आएगा, क्योंकि एफसीपीएस लव टेस्टिंग दीज थिंग्स। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज अगर इसमें एक ही याद रखना है तो इंसुलिन और IGF-1 है। मुबशिर हंसी आ रही है क्यों? ठीक है, और उसके बाद नॉन रिसेप्टर को भी देख लें बस, और बाकी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ताकि हम आगे मूव कर जाए। और नीचे जो सिग्नलिंग पाथवे है स्टेरॉयड हार्मोन का, बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि इंट्रा न्यूक्लियरली जाते हैं स्टेरॉयड हार्मोन और क्या कर रहे होते हैं? जाके डीएनए की लेवल पे काम कर रहे होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में काम करते हैं, दैट्स इट। और ज्यादातर दूसरी ये बात लिख रहे हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं उनकी कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, अगर वो प्रोटीन बढ़ेगी तो वो हार्मोन का कंटेंट बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा? फ्री हार्मोन कम हो जाएगा। और अगर वो प्रोटीन कम होगी तो वो हार्मोन का ओवरऑल ब्लड में लेवल भी कम हो जाएगा, यही बात लिखी हुई है। इसको बाद में भले आप लोग सुकून से रीड दे देना, अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है, ताकि हम मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मूव ऑन करें, पेज नंबर 342 पे। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले 343 पढ़ाता हूँ, देन हम अगर देखते हैं तो फिर 342 भी कर लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 343 विच इज हाइपोपिट्यूटिज्म, और देन एक्रोमेगेली है उसमें, ठीक है। ठीक है, भले आप लोग अपने बुक बंद कर लो आप। ठीक है भाई, अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी क्या है? बेसिकली मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। ये कहाँ पे होता है? हमारे सेला टर्शिका, जो कि एक स्फिनॉइड बोन का एक वो है, वहां पे ऐसे सिट कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और ऐसे होता है, बेसिकली ऐसे ये सिट कर रहा होता है। उसके आगे क्या होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक क्याज्मा। वहां से क्या? ऑप्टिक नर्व के ट्रैक जा रहे होते हैं, यानी विजन में मसला होगा अगर कोई भी पिट्यूटरी की चीज आगे कंप्रेस कर रही होगी, हम अभी सीखेंगे। दूसरा क्या है पिट्यूटरी के बारे में? वो दो लोब्स हैं। मुबशिर बुक बंद। इंटीरियर पिट्यूटरी एंड फैजान कौन सा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी कहां से ड्राइव हुआ था जीशान? हाँ, रेथ केस पाउच फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द प्रीमेटिव फेरिंग्स होती थी, या माउथ होता था, बेसिकली ओरल कैविटी से ड्राइव होता है, ठीक है। वाइल द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ड्राइव फ्रॉम, स्माइल पहले ही बता रहे हो, नहीं आ रहा, नाम ना लो मेरा। हाँ, उस्मान बताएगा। न्यूरो एक्टोडम, हाँ। अच्छा, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बेसिकली ये ब्रेन के न्यूरो उससे ले रहा होता है, स्माइल बोल रहा है, फिर मेरी क्या गलती है? स्पेसिफिकली ये याद नहीं आ रहा कि वो न्यूरो एक्टोडर्म से होता है या फिर न्यूरल क्रेस्ट सेल से होता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बहरहाल इट इज ड्राइव फ्रॉम द व्हाट? ब्रेन के इटसेल्फ पार्ट से, न्यूरॉन्स से ड्राइव होता है, ठीक है, इतना काफी है। एक और चीज, ड्यूरिंग दैट माइग्रेशन हमने क्या पढ़ा था कि ओरल कैविटी के रेटकेज पाउच से ये ड्राइव हुआ था, वो क्या होता है? माइग्रेट होता है ऊपर। और न्यूरो हाइपोसिस क्या होती है? जो पीछे वाला पार्ट था वो न्यूरॉन से ड्राइव होता है। दोनों आके मिलते हैं कहाँ पे? सेला टर्शिका में, ऐसे सिट डाउन करते हैं, ठीक है, और दोनों मिल जाते हैं, तो उनको जो मिला रहा होता है वो कौन सा होता है? मीडियन लोब। अब इस पे मैंने इतना क्यों जोर दिया भाई? देखो, जब इंटीरियर पिट्यूटरी, जब न्यूरोएक्टोडर्म है, ठीक है भाई, जवाब मिल गया।
तो देखो, जब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है कहां से, ओरल जो फ्लोर ऑफ द माउथ है वहां से मूव कर रहा होता है ऊपर, तो क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि उस रेत के पाउच का रेमिनेंट रह जाता है, और अगर वो रेमिनेंट रह जाए तो आपके इरफान मसूद में लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन सुप्रासेलर चाइल्डहुड ट्यूमर बनता है। उस ट्यूमर का नाम क्या है मुझे बताएगा उस्मान। हम डिस्कस कर चुके हैं, तभी आप लोग बोर हो रहे हैं ना, तो आप बताओ चलो। सारे याद करने की कोशिश कर रहे हैं, फैजान मोबाइल यूज कर रहा है, फैजान आप बताओगे कौन सा ट्यूमर है वो। शाबाश। उस ट्यूमर का नाम है भाई क्रेनियोफेरिंजोमा। ये बात आपने याद रखनी है, मोस्ट कॉमन सुप्रासेलर ट्यूमर है जो कि ड्राइव हुआ था कहां से, रेत के पाउच के रेमिनेंट से। एक ये पिट्यूटरी का इटसेल्फ मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा होता है पता है, एडिनोमा होता है। देन एडिनोमा में भी दो तरह के सेल्स आते हैं पिट्यूटरी के, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक फंक्शनल ट्यूमर होता है, एक नॉन फंक्शनल ट्यूमर होता है। तो एडिनोमा में फिर दो टाइप होते हैं, नॉन फंक्शनल एडिनोमा यानी वो जस्ट मास होगा, कोई सिक्रेशन नहीं दे रहा होगा, ठीक है, और अगर वो हो फंक्शन कर रहा है तो फिर मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, वंस अगेन प्रोलेक्टिनोमा होता है, और सेकंड मोस्ट कॉमन इज ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या चीजें याद कराई, मैंने ये याद कराई कि बच्चों में, छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में क्या होता है, मोस्ट कॉमन सुप्रासेलर ट्यूमर इज क्रेनियोफेरिंजियोमा। पिट्यूटरी के वैसे मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं, पिट्यूटरी एडिनोमा होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के। वो फंक्शनल भी हो सकते हैं, नॉन फंक्शनल भी हो सकते हैं। नॉन फंक्शनल ज्यादातर क्या करा रहा होता है, सब मतलब क्या करा रहा होता है, मास सिम्टम्स दे रहा होता है, हेड एक, बायटेम्पोरल हेमिनोपिया, दूसरी सिक्रेशंस को कम कर देगा। और दूसरा ये क्या करा रहा होता है, अगर वो फंक्शनल हो तो उसमें फिर मोस्ट कॉमन इज प्रोलेक्टिनोमा। दूसरे पे आता है ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा। मैं इतना टाइम इसलिए वंस अगेन दे रहा हूँ कि आप लोगों को जब पेथो करोगे तो रियलाइज होगा कि ये सब क्यों पढ़ रहे थे आप। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और पिट्यूटरी से मेजरली सिक्रेशन कौन सी होती थी हसनैन, इंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या सिक्रेशंस करता है, जोर से बोले। एसीटीएच, टीएसएच, इंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है। ऐसे बुलाते हैं ना ये लोग मुझे भी। ठीक है भाई, क्या क्या ये ज्यादातर ड्राइव कर रहा होता है दूसरे ग्लैंड को, जिसमें एसीटीएच, टीएसएच और ये सब चीजें आ गई। प्रोलेक्टिन के लिए इतना काफी है। अब आपके पास जो आपका एक्चुअल टॉपिक है वो क्या है, हाइपोपिट्यूटिज्म। चलो, अब आप लोग मुझे बताओगे कि हाइपोपिट्यूटिज्म किसको बोलते हैं। चलो, ये कौन सा बच्चा बताएगा, उस्मान बताएगा मुझे। जिसको बेसिक से वर्ड्स ना आते हो ना, मसला होता हो उसमें, बाकी आता है आपको। ओवर एक्टिव हो जाता है, हाइपोपिट्यूटिज्म कम हो जाता है। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। तो हाइपोपिट्यूटिज्म का क्या मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी सीक्रेशंस कम कर देगा या बिल्कुल ही बंद कर देगा। पता है सिम्टम्स कब आना स्टार्ट होते हैं पेशेंट में, जब पिट्यूटरी ऑलमोस्ट इट्स 70%, आपके इरफान मसूद में लिखा हुआ है कि 70% सिक्रेशंस जब वो कम कर देता है तो पेशेंट में सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। अब मुझे फैजान बताएगा कौन से सिम्टम्स आएंगे पेशेंट में जब हाइपोपिट्यूटिज्म होगा। पानी, फैजान जल्दी, इतना टाइम नहीं है, ये लोग जूम वाले बोर होते हैं, टाइम वेस्ट होता है तो। जैन बताएं आप। क्यों, ठीक है, शाबाश। एनोविलेटरी साइकिल्स, डिक्रीज लिबिडो, ये सब सारे सिम्टम्स होंगे। मेल होगा तो हाइपोगोनेटिज्म होगा। और यार देखो, एक मिनट रुक जाओ सारे। अब देखो हमने क्या पढ़ा, पिट्यूटरी किस किस को चलाता है, टीएसएच नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म कम, एसीटीएच नहीं होगा तो बीपी, हाइपोग्लाइसीमिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एफएसएच एलएच नहीं होगा तो क्या होगा, एमेनोरिया होगा, ओव्यूलेशन कम होगी, डिक्रीज लिबिडो होगा, टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी अगर वो मेल पेशेंट होगा तो। और क्या है,
डिलेड प्यूबर्टी हो सकती है अगर वो बच्चे में है, ग्रोथ रुक जाएगी अगर वो छोटा बच्चा है। तो दिस इज इनफ मेरे ख्याल से कि हाइपोपिट्यूटिज्म क्या कराएगा। ये तो हमने पढ़ा अक्यूटली, ओ सॉरी क्रॉनिकली। अगर अक्यूटली होगा ना तो क्या होगा, आप लोगों में से कोई बताए। भाई पेशेंट शॉक में चला जाता है अगर अक्यूटली होगा। एक हम कॉज पढ़ेंगे, इस वजह से इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं मैं इस बात पे। अगर अक्यूटली पिट्यूटरी की सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगी, पेशेंट विल गो इन दी शॉक। क्यों? अचानक से उसका हाइपोटेंशन हो जाएगा, अचानक से उसको हाइपोग्लाइसीमिया, ब्रेडिकार्डिया एंड मेटाबॉलिक, मेरे ख्याल से क्या होगा, अल्किलोसिस हो, एसिडोसिस होगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन की वजह से। बहरहाल उसको छोड़ दे, इतना तो याद कर लें कि हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया एंड ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा पेशेंट। इतना दिमाग पे ना जोर दो। ठीक है, ये था, हमने पढ़ा अक्यूटली क्या होगा, क्रोनिकली क्या होगा, पिट्यूटरी क्या था, उसकी क्या पैथोलॉजीज थी। अब मुझे आप लोगों में से कोई 3 कॉजेज बता दें हाइपोपिट्यूटिज्म के। 2 तो हमने खुद ही डिस्कस किए थे अभी, मैसेज पे भी आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे उस्मान बताएगा। जिसको ज्यादा नींद आती है ना, मैं उसको ज्यादा तंग करता हूँ। फरहान बताएगा, 3rd ईयर का हमारे पास आता है, 4th ईयर की क्लासेस लेने। मैंने 2 कॉजेज तो बता दिए आप लोगों को ऑलरेडी, बातों बातों में। हाइपोपिट्यूटिज्म के कॉजेज क्या हैं, मैं उसके वो नहीं बता रहा। कॉजेज मतलब क्यों होता है हाइपोपिट्यूटिज्म। शाबाश। हाइपोथैलेमस में कोई मसला हो, जैसे कोई ट्रॉमा है, कोई ट्यूमर है। एक तो ये भाई 3rd ईयर वाले बच्चे ने बता दिया हमें। हाउस ऑफिसर बताए कोई एक कॉज। हाँ, शीहान सिंड्रोम है एक, और दूसरा कौन सा बताया आपने? एक ही सिंड्रोम है, ठीक है भाई। कॉलमैन सिंड्रोम में सिर्फ एक ही चीज कम होती है, उसको छोड़ दें हम अभी। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ओवरऑल पिट्यूटरी पूरा अफेक्ट इसमें होगा। जल्दी बताओ। नहीं आ रहा तो बता दो भाई, नहीं आ रहा। आप बताओ। शीहान तो इन्होंने बता दिया। क्रेनियोफेरिंजोमा, भाई मैंने बताया क्या होता है। ये ट्यूमर होता है तो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा नॉर्मल टिश्यू में। बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोपिट्यूटिज्म इज क्रेनियोफेरिंजोमा, वाइल इन अडल्ट नॉन फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमा। यार अभी मैंने कॉजेज बताए थे। ठीक है, तो अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ द पिट्यूटरी के कम होने की, हाइपर पिट्यूटिज्म की। एक किसी ने बताया शीहान सिंड्रोम, एक बताया हाइपोथैलेमस में कोई मसला हो, एक बताया जो ट्यूमर होता है क्रेनियोफेरेंजोमा, मैंने बताया कि क्या पिट्यूटरी एडिनोमा भी नॉर्मल ग्लैंड को कंप्रेस करता है। और कोई कॉज, एक वर्ड सुनेंगे आप लोग, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। ठीक है, वो भी एक कॉज है। इसके अलावा दूसरा कॉज क्या हो सकता है, इम्पटी सेला सिंड्रोम है। ये सारे नए वर्ड सुन रहे हैं आप लोग। और इसके अलावा दूसरा कॉज क्या हो सकता है कि भाई हमने कोई एडिनोमा था, हमने उसकी सर्जरी की, रिमूवल ऑफ द, या सर्जरी ऑफ द पिट्यूटरी हो गई थी, कोई ट्रॉमा हो सकता था। सही है, तो इस दौरान भी हो सकता है ना। तो ये सारे कॉजेस थे किसके, हाइपोपिट्यूटिज्म के। अब आप लोगों ने 3 से 4 नए वर्ड सुने हैं, तो मैं वो डिफाइन करूंगा आप लोगों को क्या हो सकते हैं। कौन कौन से 3 वर्ड आप लोगों ने सुने हैं? एक वर्ड आपने सुना कि शीहान सिंड्रोम क्या होता है भाई। दूसरा आपने सुना पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी क्या होती है भाई। और तीसरा क्या सुना है आपने, इम्पटीसेला सिंड्रोम क्या होता है भाई। ठीक है, ये 3 वर्ड हम डिफाइन करेंगे, पिट्यूटरी हमारा खत्म। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे, जल्दी खा लें फिर आप। सबसे पहले हम आते हैं किस पे, चलो हसनैन बोल रहा है शीहान पे आते हैं। देखो होता क्या है, होता यह है कि जब एक फीमेल पेशेंट, आप लोग गौर से समझना, ये बात बहुत ही हाई यील्ड होती है, और ये तीनों ऑप्शंस आते हैं जब भी बीसीक्यू आता है। अ 30 ईयर ओल्ड पेशेंट इन द लेबर रूम, या चलो अ 30 ईयर ओल्ड पेशेंट हमारे पास आई है 3 वीक्स आफ्टर द पोस्ट पार्टम, यानी उसके जो डिलीवरी ऑफ द बेबी है उसके 3 वीक हमारे पास आती है, आ रही है। शी कंप्लेन्स क्या, कि उसकी लेक्टेशन बहुत कम है, हालांकि शी इज टेकिंग व्हाट, शी इज कंप्लेनिंग दैट शी हैज डिक्रीज लेक्टेशन। हालांकि वो क्या ले रही है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज लेक्टेशन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आप लोग गायनी ऑप्स में भी पढ़ोगे, ठीक है। और क्या वो बोल रही है, भाई मैं प्रॉपर टेक्निक भी यूज कर रही हूँ फिर भी ये हो रहा है। दूसरा ये क्या बोल रही है कि भाई मेरा जो है वो सर में दर्द रहता है, और जो है वो लाइक एनर्जी बहुत डिक्रीज रहती है।
सही है। और इसके अलावा जब आपने उसका बीपी देखा तो वो बहुत लो था, हाइपोग्लाइसेमिक थी वो पेशेंट। द मोस्ट लाइकली कॉज, उसकी हिस्ट्री फिर ये थी कि भाई ड्यूरिंग द लेबर उसका बहुत ज्यादा खून बहा था, यानी क्या हुआ था आप लोगों के वर्डिंग में, पोस्ट पार्टम हेमरेज, मैसिव पोस्ट पार्टम हेमरेज हुआ था। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट? सेम ऐसे ही आप लोगों के जेएसएमयू में भी आता है, यूएसएमएलई में भी आता है, एफसीपीएस में भी आता है, और किसी और टेस्ट में भी यही सेम सवाल आता है। दिस इज व्हाट शीहान सिंड्रोम। अब हम सीखेंगे ये क्या था शीहान सिंड्रोम। भाई देखो होता क्या है, ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी हमने पढ़ा था प्रोलेक्टिन, एफएसएच, एलएच। क्या हुआ? खून से चल रहा है, हाँ अभी इनफ है चार्ज। ठीक है। तो ड्यूरिंग क्या होता है प्रेगनेंसी, बहुत ज्यादा एफएसएच होता है उस्मान, बहुत ज्यादा एलएच, बहुत ज्यादा पिट्यूटरी सीक्रेशंस दे रहा होता है, हालांकि बच्चे को भी T3 T4 चाहिए होता है, तो टीएसएच भी बहुत ज्यादा। तो होता क्या है, ओवरऑल पिट्यूटरी की ग्रोथ हो जाती है, बहुत बड़ा पिट्यूटरी हो जाता है, इतना इतना बड़ा नहीं, मतलब वैसे ही वो पी साइज होता है, ऑलमोस्ट 1.5 टू डबल साइज हो जाता है, इतना सा हो जाता है। ठीक है भाई। तो होता क्या है, अब जाहिर सी बात है पिट्यूटरी बहुत बड़ा हो गया है, तो उसको क्या चाहिए, ब्लड फ्लो भी उतना ज्यादा चाहिए। अब पेशेंट थी लेबर में, ऑलरेडी क्या था उसकी, हाइपोटेंशन और ये सारे मसले ब्लीडिंग की वजह से। सही है। तो होता क्या है, ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी अब जो इसकी इंक्रीज ब्लड सप्लाई की नीड थी वो उतनी ज्यादा बेहतर नहीं हो पाती, ऑलरेडी वो क्या होता है, कंप्रोमाइज रहता है। बट ड्यूरिंग लेबर इस पेशेंट को क्या हुआ, पोस्ट पार्टम हेमरेज जो हुआ, वो जो हुआ तो क्या हुआ, अचानक से वो शॉक में गई थी, हाइपोवॉल्यूमिया में गई थी। तो पिट्यूटरी इज हाईली सेंसिटिव टू डिक्रीज ब्लड फ्लो। होता क्या है कि पिट्यूटरी के सारे सेल्स खत्म हो जाते हैं या मर जाते हैं, ऑलमोस्ट 50 to 70%। तो क्या होता है इसकी वजह से, क्या पिट्यूटरी अपनी सीक्रेशंस कम कर लेता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, शीहान सिंड्रोम। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा फैंसी नाम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। क्या कॉन्सेप्ट है मुबशिर, आप बताओ। हाइपोवॉल्यूमिया हुई, पिट्यूटरी की सप्लाई कम हुई, पिट्यूटरी फंक्शन करना छोड़ दिया, उसके सेल डेथ हुई, और फंक्शन कम हुआ, पोस्टमार्टम में पेशेंट आई इन सिम्टम्स के साथ। लेकिन देखो दिस इज क्रोनिक। आप कुछ पूछ रहे हैं, टॉपिक के एंड में पूछ लीजिएगा, सही है। दूसरा इसका कॉज हमने क्या पढ़ा था, इम्पिटी सेला सिंड्रोम। देखो फर्स्ट एड अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है इम्पिटी सेला को, और आपका इरफान अलग से कर रहा है। इरफान बोल रहा है कि भाई क्या होता है, दिस इज इडियोपैथिक, फर्स्ट एड भी बोल रहा है दिस इज इडियोपैथिक। लेकिन होता क्या है, कोई मास आता है जहां पे पिट्यूटरी ग्रो कर रहा है ना सेला टर्सिका में, और वो क्या कर लेता है, उस मास कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, पूरा पिट्यूटरी गायब होने लग जाता है या कम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इम्पिटी सेला सिंड्रोम। यानी इन पेशेंट्स की जब हम क्या करा रहे होते हैं, एमआरआई करा रहे होते हैं, तो हमें सेला टर्सिका में वैसे हमें क्या नजर आ रहा होता है, डेंसिटीज नजर आ रही होती है, इसे इम्पिटी होती है। आपका इरफान मसूद ये बोल रहा है कि ये टिपिकली ओबेज यंग फीमेल होती है। बस इतना ही याद हो एम्पिटी में, और कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है। इसके बाद तीसरा हमने क्या बोला था, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। वंस अगेन अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शीहान से थोड़ा सा समझने के लिए। देखो हमने क्या पढ़ा था कि क्या होता है पिट्यूटरी एडिनोमा, उसमें प्रोलेक्टिनोमा, ग्रोथ हार्मोन या नॉन फंक्शनल कोई भी। ठीक है। पेशेंट बिल्कुल ठीक है भाई, उसको एडिनोमा है, उसको हेडेक वगैरह होता था, हम उसको दवाई वगैरह दे रहे हैं। चलो हम सिनेरियो बना रहे हैं। A 42-year-old presented in the ER with the complaint of sudden loss of consciousness, nausea, vomiting. His vitals are decreased blood pressure, hypoglycemia। और क्या, जब हम उसके क्या कर रहे हैं, उसको हम जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ये सब देना स्टार्ट किया, तो वो उसकी कंडीशन कुछ ना कुछ इंप्रूव हुई। या फिर ये बोलते हैं कि जी हमने क्या किया, इसको नॉर्मल सेलाइन के बोलस दिए, तो वो बिल्कुल भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा उसके ब्लड प्रेशर पे। एंड पेशेंट इज अ नॉन केस ऑफ व्हाट, प्रोलेक्टिनोमा या ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा। और अब इसको क्या हुआ है अचानक से, दिस इज द केस ऑफ पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। होता क्या है भाई, देखो जो हमारा पिट्यूटरी होता है ना, उसमें क्या होता है, जब भी कोई ट्यूमर बनता है, ये आप लोग ट्यूमर के लिए ओवरऑल बात याद रख लो कि जब भी कोई ट्यूमर बनता है उसकी न्यू वेसल्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है।
और उस न्यू वेसल फॉर्मेशन की वजह से वो इतनी अच्छी नहीं बनती, दे आर मोर टॉर्चरस, दे आर मोर प्रोन टू ट्रामा, दे आर मोर प्रोन टू रप्चर। होता क्या है, एक प्रोलेक्टिनोमा का, एक एडिनोमा का, एक ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा का पेशेंट था, उसके पिट्यूटरी में अचानक से वो क्या हुई, वेसल्स रप्चर हुई, और क्या हुआ, अचानक से हेमरेज हो गया किसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो क्या होगा, अचानक से बिल्कुल ही उसके फंक्शंस शट डाउन कर जाते हैं, और पेशेंट इस तरह से आपके पास ईआर में प्रेजेंट कर रहा होता है, और इस टर्म को क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। आगे बात समझ, इसके ट्रीटमेंट में क्या देंगे हाइपोपिट्यूटिज्म के, सारे पिट्यूटरी हार्मोन दे रहे होते हैं। जैसे हम पिट्यूटरी हार्मोन नहीं दे रहे होते, सेकेंडरी हार्मोन्स दे रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, और क्या, कॉर्टिसोल, और क्या दे रहे होंगे, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड दे रहे होंगे, तो सारी रिप्लेसमेंट करनी होती है। और चलो हमने एडिनोमा का अगर टॉपिक डिस्कस किया है तो पढ़ लेते हैं कि अगर एडिनोमा, आपके इरफान में लिखा हुआ है कि अगर नॉर्मल साइज होता है तो हम रीएश्योरेंस करते हैं, थोड़ा सा 5 mm से बड़ा होता है तो हमें सर्जिकली रिमूव करना होता है अगर नॉन फंक्शनल होता है। अगर वो किसका होगा, प्रोलेक्टिनोमा का होगा, तो हम क्या करते हैं, डोपामीन एगोनिस्ट देते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि डोपामीन एगोनिस्ट क्यों देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा होगा ना, तो हम स्ट्रिक्टली क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, इरफान मसूद में से लिखा हुआ है और यही है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा इज रिमूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्यूमर। ठीक है, तो अब आप इसको रीड दे दो और फिर ताकि हम आज के दूसरे टॉपिक पे मूव हो। पेज नंबर क्या था, 343। समझ आ रही है ये चीजें अहमद, नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, नहीं? थ्री Hyperpituitarism. 343 के अपर पैराग्राफ को वो रीड दे रहे हैं, हाइपोपिट्यूटिज्म को आप लोग भी देख लें, ठीक है। Hypopituitarism, under secretion of pituitary hormone due to hypothalamic diseases such as mass lesion, radiation, or infiltrative lesions. Pituitary surgery, pituitary disorders such as mass effect due to non-secreting pituitary adenoma, craniopharyngioma, or empty sella. Sheehan syndrome, ischemic infarct of the pituitary following severe postpartum hemorrhage. Pregnancy-induced pituitary growth, which increases susceptibility to hypoperfusion. Usually presents with failure to lactate, amenorrhea, cold intolerance, as anterior pituitary hormones are mainly affected. Treatment is hormone replacement therapy such as glucocorticoids, thyroxine, sex steroids, and human growth hormone. हो गया, आप लोग जल्दी पढ़ लेते हो, मुझे फिर बोलना पड़ता है। आप लोगों को भी समझ आ रहा है, वीडियो और ऑडियो आज क्लियर होगी होपफुली इंशाल्लाह। ठीक है भाई, यहाँ पे ये समझ आ गया, किस आपको कुछ पूछना था पूछ लें। यस, आयरन डेफिशिएंसी नहीं, एनीमिया की वजह से बहुत रेयर होते हैं इन्फाक्ट होना। क्यों? क्योंकि एनीमिया देखो आहिस्ता आहिस्ता से हो रही होती है। हाँ, हाँ, क्यों दिया हुआ है पोस्टमार्टम हेमरेज को, इसलिए दिया हुआ है, देखो स्ट्रोक किन में होता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में और डायबिटीज वाले पेशेंट्स में। ठीक है, आपस में बातें नहीं, उन्होंने कोई सवाल पूछा है, समझ आ रहा है क्या पूछा, तो आप चुप करके सुन लें फिर। आप लोग बोलेंगे इतना सख्त क्यों हो गया। भाई देखो, मुबशिर सुन लो, सही है। तो देखें होता क्या है उस्मान, तो वाई पोस्टमार्टम हेमरेज में पिट्यूटरी का इतना इंपॉर्टेंट है। देखो स्ट्रोक किस में हो रहा होता है, हाइपरटेंसिव, डायबिटिक, ओल्ड एज पेशेंट में। एनीमिया किस में, किसी में भी हो सकती है। उनमें क्या पिट्यूटरी की ग्रोथ हो रही होती है क्या? नहीं। प्रेगनेंसी इज द ओनली फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जिसमें क्या हो रहा है, पिट्यूटरी की हाइपरप्लेजिया हो रही है। उसको 100 ml ब्लड चाहिए होता था, वो 100 ग्राम का होता था, अब वो हो गया 150 ग्राम का। और अब उसको ब्लड कितनी ऑलरेडी मिल रही थी, 110, चलो 120 ml। लेकिन क्या हुआ, अचानक से पोस्टमार्टम हेमरेज में चला गया, तो वो 120 से भी 60 चली गई, और वो खुद अभी भी कितने का है, 150 ग्राम का है। तो देखो क्या होगा, दैट इज मोर प्रोन टू इस्कीमिया ना। आ गई बात समझ, नहीं आई अभी भी? तो तब वो 100 ग्राम का होता है, 100 ml जा रही है, अब 60 भी हो तो फिर भी अब हाफ भी नहीं हुई ना।
वैसे तो 1/3 हो गई थी ना ब्लड सप्लाई। आ गई बात समझ? तो हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आज के। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कौन सा? एक्रोमेगेली। हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी के दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, एक नॉन फंक्शनल एडिनोमा, एक फंक्शनल एडिनोमा। फंक्शनल में मोस्ट कॉमन वाज प्रोलेक्टिनोमा एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन पिट्यूटरी एडिनोमा, फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमा इज ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा। ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा क्या सीक्रेट करेगा? बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट कर रहा होगा, और बहुत ज्यादा जब बॉडी में ग्रोथ हार्मोन आता है तो वो क्या करेगा? वो दो तरह के सिंड्रोम्स कराता है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा या इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन छोटे बच्चों में होती है तो मुबशिर उसको क्या बोलेंगे? जाइगेंटिज्म। वाइल अगर ये बड़ों में होती है ग्रोथ हार्मोन एक्सेस तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोमेगेली। और हमने एक और बात पढ़ी थी कि ग्रोथ हार्मोन अपना फंक्शन किसके थ्रू कर रहा होता है? उसका इंटरमीडिएट कोई मीडिएटर होता है जो कि उसके काम काज सारे कर रहा होता है। वो कौन होता है उस्मान? ग्रोथ हार्मोन का काम कौन कर रहा होता है? वो लिवर से क्या प्रोडक्शन करा रहा होता है कि वो काम करे आगे? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। क्या? आईजीएफ के थ्रू वो सारे फंक्शंस करता है। भाई अब ग्रोथ हार्मोन का काम क्या पड़ गया हमारे अंदर? अहमद आप बताओ, आपस में बातें नहीं। बोन्स की ग्रोथ, और दिस इज द मेजर एनाबॉलिक हार्मोन इन अवर बॉडी। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो वो हमारी क्या करा रहा होता है? ग्रोथ करा रहा होता है ऑफ द बोन्स, ग्रोथ ऑफ द मसल्स करा रहा होता है, ब्लड ग्लूकोज दे रहा होता है बॉडी को, मतलब बढ़ा रहा होता है। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स का अपटेक करा रहा होता है। ये सारे फंक्शंस होते हैं किसके? ग्रोथ हार्मोन के। तो अब मुझे आप ये बताएं कि ग्रोथ हार्मोन के ये तो फंक्शंस हो गए, एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को, इनको नहीं पता होगी। वो ये क्या थी कि हमारा जो कद बढ़ रहा होता है, जो स्ट्रेचर होता है, वो किस तरह से बढ़ रहा होता है? देखें वो क्या होता है कि हमारे जो लॉन्ग बोन्स हैं वहां पे एपिफाइजल प्लेट्स होती हैं, ठीक है। और वहां से क्या होती है? ग्रोथ हो रही होती है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। जब हम अपनी एक ग्रोथ सर्टेन एज पे आ जाते हैं, और दैट इज एसोसिएटेड विथ आल्सो जो टेनर एजिंग होती है उसके साथ, जब हम एक पर्टिकुलर ग्रोथ अटेन कर लेते हैं तो हमारा क्या ईस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है? उस ग्रोथ प्लेट को बंद करा देता है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारी जो ग्रोथ हो रही होती है वो पर्टिकुलर एज पे आके वो ग्रोथ प्लेट रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। ये भी कभी कभी सवाल आता है कि वो ग्रोथ प्लेट कौन सा हार्मोन बंद करा रहा होता है? हसनैन? ईस्ट्रोजन, ठीक है। कौन सा हार्मोन बंद करा रहा होता है? ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो उसके बाद ग्रोथ होना बंद हो जाती है। तो ये मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं? देखो, अगर छोटा बच्चा है उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ मिलेगा तो उसके कौन सी ग्रोथ होगी? नहीं, वो बात नहीं। लॉन्ग बोन्स की ज्यादा ग्रोथ होगी, ऑलमोस्ट सारे ही बोन ग्रो करेंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जाइगेंटिज्म। वो बच्चा हमें ओवरऑल कद का बहुत बड़ा नजर आएगा, उसके आर्म्स और लेग्स बहुत ज्यादा बड़े नजर आएंगे, हालांकि उसमें प्रोग्नेथिज्म सारे विजुअल ऑर्गन्स भी बड़े होंगे, लेकिन ओवरऑल वो बहुत ही एक लंबे कद वाला। क्यों? क्योंकि अभी इपिफाइजल ग्रोथ प्लेट बंद ही नहीं हुई और ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो एक अनस्टॉप्ड उसमें ग्रोथ हो रही होगी, और इस सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं? जाइगेंटिज्म। अगर एक बड़ा अडल्ट है जिसकी इपिफाइजियल क्लोजर हो चुकी है, यानी अब उसका कद तो नहीं बढ़ सकता, भले भाई जो भी उसको हार्मोन दे दें, कुछ भी कर लें। जैसे आजकल मार्केट में दवाइयां अवेलेबल हैं कि भाई छोटे कद को बड़ा कर देंगी, तो साइंटिफिकली दिस इज इम्पॉसिबल एक तरह से, ठीक है। हाँ, हाँ, वो आप पढ़ लीजिएगा अगर कोई रिसर्च इस बारे में आई हो तो, ठीक है। तो बहरहाल क्या होगा कि उसकी प्लेट्स अभी तक अगर क्लोज हो चुकी हैं, फिर अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्रोमेगेली। व्हाई इट इज कॉल्ड एक्रोमेगेली, जिसमें अडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है? बिकॉज मेनली वी सी
दैट द स्मॉल बोन्स ऑफ द बॉडी में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, यानी बोन्स ऑफ द हैंड्स एंड फीट, बोन ऑफ द फेस, स्कल, और दूसरा क्या होता है, विजरोमिगेली हो रही होती है। जो विजरल ऑर्गन्स हैं वो सारे अहमद पेशेंट के ग्रो कर रहे होते हैं, यानी उसमें क्या क्या हो गया, जैसे कोलॉन की बार बार ग्रोथ हो रही होती है, मतलब कोलॉन के तो म्यूकोजा आ जा रहे होते हैं ना, तो बार बार ग्रोथ हो रही होती है, म्यूकोजल हाइपरप्लेजिया होती है, हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है, लंग्स बड़े होने लगते हैं। सही है, सारे जो विजुअल ऑर्गन्स हैं एक्रोमेगेली में बढ़ते हैं। हमें ये तो पता होता है कि भाई पेशेंट के हाथ और बोन्स और बड़े होंगे, लेकिन हमें अंदर नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्या है, एक एसोसिएशन है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो, एक तो क्या हुआ, उसके लॉन्ग बोन्स तो नहीं बढ़ रहे, शॉर्ट बोन्स बन रहे हैं, तो क्या, बड़े हाथ और बड़े पैर हमें नजर आएंगे। दूसरा क्या, स्कल के बोन बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोग्नेथिज्म, मुंह के पूरी क्या जो मसल्स थे वो भी बढ़ रहे हैं, तो डीप फरोज हमें नजर आएंगे, जैसे बहुत ही कोई बूढ़ा पेशेंट हो। टंग हमें बहुत ज्यादा बड़ी नजर आएगी, सॉफ्ट टिश्यू की है वो। ठीक है, तो क्या होगा, हमें मैक्रोग्लोसिया उस पेशेंट में नजर आएगी। दूसरा क्या होगा, अगर स्कल के बोन बढ़ने लग जाएंगे तो उनके अंदर क्या होता है, फ्रंटल बोसिंग, ये तो फिजिकल अपेयरेंस होगी गई। इंटरनल देखो किसी को भी नहीं पता होता। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, एक ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा का पेशेंट है, बोन्स तो बढ़ रहे हैं, फेशियल बोन की ग्रोथ की वजह से क्या मसला हो सकता है, मेजर वेसल्स, ओके, मेजर वेसल्स एंड मेजर नर्व्स कंप्रेस होना स्टार्ट होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट कैन डेवलप हेयरिंग लॉस। पेशेंट का ये कोनस मेडुलरिस जो नीचे आ रहा होता है उसको कंप्रेस करने लगता है। पेशेंट कैन डेवलप हेड एक, पेशेंट कैन डेवलप लाइक कोई भी क्रेनियल नर्व्स के फीचर्स आ सकते हैं। एक तो मेजर कॉम्प्लिकेशन ये होता है इन कौन से पेशेंट्स में, एक्रोमेगेली वाले पेशेंट्स में। एक और जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है एक्रोमेगेली वाले पेशेंट्स में, वो क्या होता है, मैंने बोला था कि कोलॉन के अंदर म्यूकोजल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। फर्स्ट एड में नहीं लिखा हुआ, ये आपके किस में लिखा हुआ है, हमने रिकॉर्डिंग वो की थी ना, हाँ, आपके इरफान मसूद में लिखा हुआ है कि एक्रोमेगेली विच कॉजेज इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन puts patient under risk of increase which cancer, कोलॉन कैंसर। तो हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है किसके साथ, एग्रोमेगेली के साथ, तो हम उसकी वन टाइम कोलोनोस्कोपी जरूर करते हैं बिफोर ट्रीटमेंट या इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। आ गई बात समझ? और दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एक्रोमेगेली में, फाइनल ईयर वालों को भी याद रखना है, वो ये है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन दीज पेशेंट, इज हार्ट फेल्यूर। कौन सा, हाई आउटपुट हार्ट फेल्यूर। क्यों? क्योंकि इनकी एक तो क्या होती है, ब्लड ओवरऑल उसकी नीड बढ़ जाती है, फिस्टुलास बन रहे होते हैं और सारा ग्रोथ हो रही होती है। दूसरा क्या होता है, मैंने क्या बोला था, इसमें क्या होती है, विजरल ऑर्गन भी ग्रो कर रहे होते हैं ना फैजान, तो क्या होता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट हो जाती है, और इतनी हाइपरट्रॉफी हो जाती है कि फिर वो हार्ट फेल्यूर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पेशेंट अल्टीमेटली लीड्स टू नॉट कार्डियोजेनिक शॉक, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर एक अलग चीज होती है, वो इसमें होता है। सही है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके ट्रीटमेंट में मैंने क्या बताया था, चलो आपके पास पेशेंट आ गया भाई, ये सारे सिम्टम्स हैं, उस्मान हमें बताएगा इसकी टेस्ट क्या करेंगे। ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा का पेशेंट हमारे पास आया है, ये सारे सिम्टम्स लेके, हम कंफर्म तो करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे, आप लोगों में से भी कोई बताए कौन सी टेस्ट होती है। हाँ आप बताओ चलो। हाँ, नहीं, आप में से कोई, फैजान हाउस ऑफिसर साहब बताएं। IGF-1 के लेवल्स करते हैं, एंड वंस अगेन आप कुछ ILP बोल रहे थे आप, नहीं फैक्टर IGF है ना। ठीक है, तो IGF हम लोग कर रहे होते हैं, जी कायनात IGF कर रहे होते हैं, तो क्या हुआ, एक तो हम क्या मेयर कर रहे होते हैं, IGF मेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वंस अगेन IGF क्या हो रहा होता है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का डोज देते हैं और देखते हैं। देखो, ग्रोथ हार्मोन क्या करता था, आईजीएफ के थ्रू क्या करता था, सारे फंक्शंस करता था, लेकिन अक्यूटली क्या करता था, ग्लूकोज के लेवल्स को अप करता था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब ग्लूकोज अप हुआ तो वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक डालेगा आईजीएफ पे, हमारी बॉडी में यही होता है
कि भाई आप थोड़ा कम हो जाओ, ग्रोथ हार्मोन को बोलो थोड़ा हल्का हाथ रखे, ग्लूकोज ज्यादा हो गया। तो नॉर्मली क्या होगा, आईजीएफ एंड ग्लूकोज हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, नॉर्मली ये होता है। लेकिन इन ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा पता है क्या होता है, जैसे ही हम ग्लूकोज लोड देते हैं उसमें क्या होता है, कम होने की बजाय वो बढ़ना शुरू हो जाता है, आईजीएफ 1। अब ये क्यों होता है, दिस इज लाइक अननोन, अननोन है, लेकिन ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट देते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ व्हाट, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा, जो कि क्या कराता है एडल्ट्स में अहमद, एक्रोमेगेली, एंड बच्चों में क्या कराता है, जायगेंटिज्म। एंड व्हाट इज द डेफिनेटिव एंड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन और डेफिनेटिव आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। क्यों, क्योंकि मेडिसिन में यही सब पूछा जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले कुछ और बताया था ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा के लिए, फर्स्ट लाइन भी एंड डेफिनेटिव भी। फॉर द ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा आपने ये बात याद रखनी है, इज ट्रांसस्फिनॉइडल सर्जरी एंड रिमूवल ऑफ द ट्यूमर। फॉर पिट्यूटरी एडिनोमा इज दवाइयां, डोपामीन एगोनिस्ट, ये बात आप लोगों ने सबने याद रखनी है। डोपामीन का जो एगोनिस्ट है, पिट्यूटरी एडिनोमा का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दवाइयां हैं जो कि डोपामीन एगोनिस्ट है। और जो ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा है उसका फर्स्ट लाइन क्या है, रिसेक्शन है। अगर पेशेंट कोई फिट नहीं है सर्जरी के लिए, या इवन आफ्टर रिसेक्शन थोड़ा बहुत ट्यूमर रह जाता है, तो हम क्या करते हैं, देन वी कैन गिव ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट। और एक ही हमारे पास बहुत अच्छा एंटागोनिस्ट है, ऑक्टीरियोटाइड, ये दे रहे होते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा, जो कि क्या कराता है, एक्रोमेगेली कराता है। अब आप लोग बुक रीड दे दें। अच्छा, जिनके पास बुक अभी परचेज नहीं की है जिन्होंने, तो कोशिश ये किया करें कि पीडीएफ से पढ़ लिया करें साथ साथ, ताकि आप लोगों को समझ आए कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा सा आसान हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो एटलीस्ट आप लोग पीडीएफ से देख लें। मैं तो यही कहूंगा कि बुक बाय कर लें। दिस इज नॉट ऑल अबाउट कि सिर्फ मेरे लेक्चर्स की बात हो रही है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएशन आप लोग एक बार प्लीज जरूर इस बुक को एक बार पूरा करें, आप पढ़ लें। Acromegaly, excess growth hormone in adults, typically caused by pituitary adenoma. Finding their large tongue with deep furrows, frontal bossing, coarsening of facial features with aging, a deep voice, diaphoresis, which is excessive sweating, hypertrophic arthropathy, impaired glucose tolerance or insulin resistance, hypertension, left ventricular hypertrophy, and ejection fraction. Heart high fraction ejection. Heart failure ejection fraction. खैर Most है, common कोई cause of बात death नहीं है, is स्माइल पड़ेगा नेक्स्ट से। serum, increased serum थोड़ा सा जोर से बोले। IGF-1. Growth hormones levels are unreliable as they fluctuate throughout the day. Failure to suppress serum growth hormone following oral glucose tolerance test. Pituitary mass seen on brain MRI. Pituitary adenoma resection, if not cured, treat with octreotide, which is a somatostatin analog, and pegvisomat, a growth hormone receptor antagonist, or dopamine agonist such as cabergoline. Increased growth hormone in children causes gigantism, which is increased linear bone growth due to unfused अच्छा, आप ये epiphysis. चीज भले लिख लें, फॉर स्क्रीनिंग इनमें की जाती है कोलोनोस्कोपी टू रूल आउट कोलॉन कैंसर, ये लिख लें भले, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ठीक, क्या हुआ सर आपकी पेंसिल। अच्छा, आज का लास्ट टॉपिक है जो कि एंटी डायोटिक हार्मोन से रिलेटेड है, और हम कोशिश करेंगे कि ये, लाइक हमने 420 पे स्टार्ट किया था, तो 625 तक, बल्कि 425 पे स्टार्ट किया था, तो हम 25 मिनट में ये टॉपिक ख़त्म कर लें। आखिरी टॉपिक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए क्योंकि आदत नहीं है इतनी, तो कोशिश करें, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस और इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि कंसंट्रेशन के साथ इसको सुने, और फिर हमेशा के लिए मतलब जान छूट जाएगी एक तरह से एडीएच और उससे रिलेटेड पैथोलॉजी से। आराम से, हाँ। हाँ, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर, मैंने 342 पेज नंबर बोला है, और उसमें हमारे पास है एंटीडायोटिक हार्मोन और उससे रिलेटेड क्या पैथोलॉजीज। एक डायबिटीज इंसिपिडस है और दूसरा SIADH है।
ठीक है, लिख लें भले आराम से, लिख के बुक बंद कर लें सारे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझते हैं, वो क्या है? वो है एक हाइपरनेट्रीमिया, एक है हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, आपका ये इलेक्ट्रोलाइट वाला चैप्टर भी साथ साथ कवर हो रहा है मेडिसिन का। ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया क्या चीजें हैं भाई? देखो, नॉर्मली हमारे पास, इवन अब तक मुझे भी याद नहीं हुई, सोडियम कितना होता है? 135 से लेके नॉर्मल कंसंट्रेशन इज 145 MEQ पर लीटर। ठीक है, आप तो बहुत देखते होंगे हाइपो एंड हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, हमारे पास अगर 145 से ज्यादा होगा तो हाइपरनेट्रीमिया, कम होगा तो हाइपोनेट्रीमिया, 135 से कम। ठीक है, आपको समझ आ रही है ये चीजें? अब व्हाई दीज लाइक इलेक्ट्रोलाइट, मैंने बोला था सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के एक्शन पोटेंशियल में काम आते हैं, और अगर थोड़ा सा भी इनका होने लगता है तो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होता है इन कार्डिक साइकिल, इन नॉर्मल जो मसल कंट्रेक्शन और सब चीजें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया क्या चीज होती है। एक छोटा सा ओवरव्यू कि भाई देखो, हाइपोनेट्रीमिया इज व्हेन, जब हमारी बॉडी में क्या हो, 135 मिली MEQ पर लीटर से कम होने लगे सोडियम, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। और हाइपोनेट्रीमिया के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? या तो बॉडी में वाटर की रिटेंशन बहुत ज्यादा आ जाए, या तो सोडियम कम हो जाए। वाटर रिटेंशन कब ज्यादा होगी? उसमें से एक रीजन आज हम पढ़ने वाले हैं, विच इज SIADH। दूसरा क्या? किसी पेशेंट के अंदर साइकेट्रिक इशू है और वो बहुत ज्यादा पानी पी रहा है, वाटर इंटॉक्सिकेशन जिसको बोलते हैं। किसी पेशेंट को हमने क्या दिया था, नॉर्मल सेलाइन की जगह हाइपोटोनिक सेलाइन या डेक्सट्रोज के बहुत ज्यादा वो दिए थे, ट्रिप्स दिए थे। और क्या हो सकता है हाइपोनेट्रीमिया के कॉजेज? हार्ट फेल्यूर में क्या होता है, वही वाटर कंटेंट इन द प्लाज्मा बढ़ जाता है। दूसरा क्या? दूसरा क्या कॉज हो सकता है कि हमारे साल्ट लॉस हुए थे ब्लड में, यानी क्या? जैसे कोई मैराथन रनर है, कोई एथलीट है, उसमें से क्या, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, हीट स्ट्रोक में हमें मिल रहा होता है। ये कॉजेज हैं हाइपोनेट्रीमिया के, इतने काफी है मेरे ख्याल से। अब व्हाई, हाउ डज अ हाइपोनेट्रिमिक पेशेंट प्रेजेंट इन द ER? डिजीनेस, इंक्रीज थ्रस्ट, और क्या, कंफ्यूज्ड पेशेंट आता है। और हाउ डू वी ट्रीट हाइपोनेट्रीमिया? देखो, जब भी हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया के साथ पेशेंट आता है तो वी ट्रीट हिम विथ कौन सा? नॉर्मल सेलाइन के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, ताकि वो उसका सोडियम कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता से बेहतर हो। अगर वो बिल्कुल ही हमें ECG एबनॉर्मलिटीज आ रही है, पेशेंट बिल्कुल ही ज्यादा, बहुत ज्यादा हाइपोनेट्रीमिया है, तो हम उसको क्या देते हैं फिर? हाइपरटोनिक सेलाइन देते हैं। एंड बट बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है हाइपरटोनिक सेलाइन देते हुए। क्यों? क्योंकि जब क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया है और अगर हम उसको जल्दी से करेक्ट करते हैं तो एक मेजर हमारा मसला होता है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम, जो कि हमारे पूरे पोन्स और मेड्यूला के न्यूरॉन्स को उड़ा देता है एक तरह से। भाई पूरे न्यूरॉन्स लगे थे, वो पूरे माइलिन और पूरा बिखर जाता है। और दिस लीड टू लॉक्ड इन सिंड्रोम फॉर द फाइनल ईयर। दिस इज वेरी वेरी हाई यील्ड कि भाई rapid correction of the hyponatremia leads to the demyelination in what? pons and medulla, which leads to, उसको क्या बोलते हैं? लॉक्ड इन सिंड्रोम हो जाते हैं। पता है उसमें पेशेंट किस तरह से होता है? ही कैन ओनली मूव हिज आईज और कुछ भी नहीं। अगेन हम बात करते हैं अब हाइपरनेट्रीमिया के बारे में, तो उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? भाई वाटर डिप्रीवेशन, सही है, वाटर डिप्रीवेशन, वो इनटेक कम है, उसको वॉमिटिंग या डायरिया बहुत ज्यादा हुआ है। और क्या हो सकता है? डायबिटीज इंसिपिडस, जो एक कॉज पढ़ेंगे। सही है, हाइपरटोनिक सेलाइन किसी को आपने दिया था, वो कॉज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज हैं किसके? हाइपरनेट्रीमिया के। और ये भी सेम, ऑलमोस्ट सेम प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन अगर हम इस बार हाइपरनेट्रीमिया को करेक्ट कैसे करते हैं?
हाइपोटोनिक सेलाइन के साथ, बट बी वेरी केयरफुल इन करेक्टिंग दी हाइपरनेट्रीमिया रैपिडली। क्यों? क्योंकि वो क्या कराती है अगर हम जल्दी से करें? ये बीसीक्यू आते हैं भाई। ब्रेन में एक मसला होता है रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया क्या कराती है ब्रेन के अंदर? आप लोगों में से कोई बताए। ब्रेन एडिमा कराती है, which can lead to what? Increase intracranial pressure in herniation of the brain content, which can lead to sudden death of the patient। अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो वो ये दोनों है। ऐसे ही है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये मैं क्यों बता रहा था? क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो इससे रिलेटेड है। वो क्या है? हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करता है, स्टोर होता है वहां पे, और बनाता उसको कौन है? हाइपोथैलेमस बनाता है। उसका स्पेसिफिकली कौन सा न्यूक्लियस? सुप्रा ऑप्टिक। जेएसएमयू बड़ा तंग करता है एनबीसीक्यूज पे, तो मैंने कैसे याद रखवाया था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन होता है, एक कौन सा होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम दूसरे लफ्जों में वेदोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो याद कैसे किया था कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है सुप्रा ऑप्टिक, वाइल जो कंफ्यूज कर रहा होता है पेरा वेंट्रिकुलर कौन करता है? प्रोलेक्टिन कर, सॉरी ऑक्सीटोसिन कर रहा होता है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? लेट डाउन ऑफ द मिल्क एंड लैक्टेशन में, और क्या? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो प्रोलेक्टिन ऑक्सीटोसिन किस पे असर कर रहा होता है? ब्रेस्ट पे। और ब्रेस्ट के पीछे क्या होती है? हर्ट होती है। तो हर्ट क्या? उसमें वेंट्रिकल्स होते हैं। तो पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस क्या कर रहा होता है? सिक्रेशन दे रहा होता है ऑक्सीटोसिन की। तो ऐसे याद कर लो, पेरा वेंट्रिकुलर फॉर ऑक्सीटोसिन। बाकी क्या बचा? वेजोप्रेसिन या एंटीडायोटिक हार्मोन, जो कि क्या कर रहा होता है? सुप्रा ऑप्टिक से। ठीक है, ये आसान हो गया, ये याद करने की चीज है क्योंकि ये पूछी जाती है, इस वजह से इतना धकेलना पड़ा मुझे न्यूमोनिक में। ठीक है भाई। तो एंटीडायोटिक हार्मोन के मेजरली दो फंक्शंस होते हैं। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कि वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, या ऑस्मोलैरिटी को सिंप्लीफाई कर लो, एक ही टर्म है, सही है। क्या है ऑस्मोलैरिटी या लैलिटी? लेवल ऑफ सोडियम इलेक्ट्रोलाइट सारे इन ब्लड, सिंपली। ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई होगी तो हम क्या समझेंगे कि सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, पानी बहुत कम है। ऑस्मोलैरिटी कम होगी तो हम क्या समझेंगे कि भाई पानी बहुत ज्यादा है या तो सॉल्यूट बहुत कम है। इतना समझ आ गया? अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसके थ्रू कम ज्यादा होती है तो उसकी सीक्रेशन फ्लक्चुएट करती हैं। मेजरली उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि ये क्या करा रहा होता है? प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को कम कर रहा होता है। ये कब एक्टिव होगा? जब बॉडी में सोडियम ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा? अपनी सिक्रेशन करेगा। ये क्या करेगा? किडनी से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी, वाटर प्लाज्मा में आएगा तो सोडियम जो था वो डाइल्यूट होगा और मेंटेन हो जाएगा। समझ में आ गई? ये था किसका? नॉर्मल फंक्शन। ये अब वंस अगेन याद रखने की चीज है, ये जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है एंटी डायोटिक हार्मोन, वो कौन से रिसेप्टर्स के थ्रू करा रहा होता है? V2 रिसेप्टर्स के थ्रू, V1 रिसेप्टर्स के थ्रू। और कैसे? इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? कलेक्टिंग डक्ट्स पे होता है ज्यादातर, और क्या कराता है? एक्वापोरिन की इंसर्शन करा के करा रहा होता है। ये भी आप लोगों ने वंस अगेन बहुत ज्यादा हाई यील्ड है क्या? V1 रिसेप्टर, कलेक्टिंग डक्ट एंड एक्वापोरिन इंसर्शन। एंड वाइल द V2 रिसेप्टर्स इसके क्या कर रहे होते हैं? वेदोप्रेसिन भी इस वजह से इसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं? वेदो कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज द बीपी। अब देखना पैथो कितनी आसान हो जाएगी, सही है। अब क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो रहा है? ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब अगर एक बीमारी है जिसमें क्या हो रहा है? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायोटिक हार्मोन सिक्रेशन, जिसमें क्या हो रहा है? फरहान, आपका मैं नाम फैजान रख देता हूँ, सही है। तो फरहान, जब एंटी डायोटिक हार्मोन बढ़ जाएगा तो ब्लड में सोडियम अपेरेंटली हमें किस तरह से मिलेगा? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। शाबाश। ब्लड में वाटर कंटेंट जीशान बढ़ेगा या कम होगा? ओके, वाटर कंटेंट बढ़ेगा। क्यों उसको मुझे भी बुला रहे हो? सही है, एंटी डायोटिक है ना, यानी
यूरिन से क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर करा रहा है किसमें, ब्लड में। देखो ना, डायूरेसिस किसको बोलते हैं, यूरिनेशन को। एंटी मतलब अगेंस्ट द यूरिनेशन, यानी कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी यूरिन को कम करने वाला। ठीक है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन यूरिन को डाइल्यूट करेगा, कंसंट्रेटेड करेगा, कंसंट्रेटेड। सही है। एक तो ये, सॉरी तंग करने के लिए इतना। तो एक बीमारी है जिसमें क्या, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन होती है। तो हमें ब्लड में क्या होगा, वाटर कंटेंट ज्यादा, सोडियम कंटेंट कम, और यूरिन क्या होगी, कंसंट्रेटेड होगी। हालांकि पेशेंट क्या, पानी नहीं भी पी रहा, हालांकि पेशेंट की क्या है, ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, ये एक वैल्यू है, सिर्फ आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, 275 to 300। सही है, मिली ऑस्मोल पर केजी, ये याद रखनी है, ब्लड की या प्लाज्मा की। क्या, 275 to 300। क्या होगा इसमें, हालांकि 275 से कम है, लेकिन फिर भी एंटी डायरेटिक हार्मोन अपना काम किए जा रहा है। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, आप लोगों में से कोई बताए, एसआईडीएच के, चलो। हाँ, शाबाश, इसने ट्यूमर याद कर लिया। हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर हो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हो। लेकिन पता है फाइनल ईयर वालों, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है एसआईडीएच का, लंग कैंसर। नॉर्मली एसआईडीएच बहुत रेयरली होता है, यहाँ तो हमें आईसीयू पेशेंट्स में मिल रहा होता है, या लंग कैंसर में। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसआईडीएच इज स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरे कॉजेज में कोई भी ट्यूमर हो। तीसरा क्या होता है, हेड ट्रॉमा काजेज इंक्रीज एसआईडीएच। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, कोई भी रेडिएशन हो, कोई भी ट्यूमर हो, कोई भी सर्जरी हो, कोई भी ट्रॉमा हो, इस्माइल क्या होगा, उससे इरिटेशन ऑफ हाइपोथैलेमस जब भी होगी तो क्या होगा, इंक्रीज एडीएच होगा। हाइपोथैलेमस का ये बहुत बड़ा मसला है। ये बात समझ आ गई। एक और आखिरी कॉज ऑफ एसआईडीएच इज, क्या है, ड्रग्स है। जैसे एसएसआरआई हो गई, जैसे आपकी कार्बामेजापिन हो गई, और साइक्लोफॉस्फामाइड हो गई। साइक्लोफॉस्फामाइड किस में दी जाती है, एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे दी जाती है। एसएसआरआई एंटी डिप्रेशन के तौर पे। कार्बामेजापिन इज एन एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है। ये क्यों कराती है पता है, ये क्या करती हैं, किडनीज में एडीएच की क्या करती हैं, सेंसिटिविटी बढ़ा देती हैं, किसकी, एडीएच की, किडनी के वो एक्वापोरिन चैनल्स पे या रिसेप्टर्स पे, वी1 पे, इसी वजह से। ठीक है, एक और रीजन लिखा हुआ है, लंग डिजीज कॉजेज इंक्रीज एडीएच। ये क्यों फैजान, क्यों, क्योंकि हाइपोक्सिया होती है, और दूसरा क्या, कि ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो क्या करती है, लंग डिजीज स्पेसिफिकली हाइपोक्सिया एंड स्ट्रेस कराती है, जिसकी वजह से क्या, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है, और उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, एडीएस ज्यादा हो रहा होता है। तो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ एसआईएडीएच, जो कि किस तरह से प्रेजेंट करेगा, अ 50-year-old मेल प्रेजेंटेड इन द ईआर इन एन कंफ्यूज्ड स्टेट। सही है, और वो जो है वो बात नहीं कर रहा, और इसकी जो है वो रिसेंट पिट्यूटरी सर्जरी हुई थी, या आरटीए हुआ था जिसमें उसको अच्छा खासा हेड ट्रॉमा हुआ था। या फिर तीसरा क्या सिनेरियो दे सकते हैं, दिस पेशेंट इज अ क्रोनिक स्मोकर, ही इज हैविंग वेट लॉस, एंड रिसेंटली ही वाज डायग्नोज्ड विद अ लंग कैंसर। ऐसे भी आ सकता है ना, लंग कैंसर से रिलेटेड। तो अब वो क्या, जब हमने उसके इलेक्ट्रोलाइट किए हैं तो हमें हाइपोनेट्रीमिया मिल रही है, और जब हमने यूरिन उसकी चेक की है तो वो क्या, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो व्हाट इज द मोस्टली डायग्नोसिस, एस आई ए डी एच, सेकेंडरी टू जो भी आप कॉज बोलो। सही है। हाउ यू विल ट्रीट दिस पेशेंट, पता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है, नॉर्मल पेशेंट के लिए थोड़ा माइल्ड से, ये तो बेहोश था ना बेचारा, ईआर में आया है। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, नहीं नहीं, डायूरेसिस नहीं कराते। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सेलाइन ऐसे सीरियस कंडीशन वाले पेशेंट को देंगे। नॉर्मली क्या करते हैं पता है, वाटर रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं। ठीक है, शाबाश, वाटर रेस्ट्रिक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं। और जो बहुत ही ज्यादा सिवियर पेशेंट होते हैं उनको क्या कर रहे होते हैं, हाइपरटोनिक सेलाइन या साल्ट टेबलेट्स देते हैं, ताकि हाइपोनेट्रीमिया करेक्ट हो। देन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्या होता होगा एसआईडीएच का, हाँ बैटरी,
हाँ, 1 मिनट, ये मैं खत्म कर लूँ फिर हम बंद हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा हम एक ब्रेक ले रहे हैं, बैटरी हमारी लो हो रही है, तो मैं इसको चार्ज कर लूँ। 1 मिनट सिर्फ। ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है एसआईडीएच का। हम वो दवाई देंगे। एक तो अक्यूट ट्रीटमेंट था, उससे भी ठीक नहीं हो पा रहा भाई। अक्यूट तो हमने मैनेज कर लिया, हमने वाटर रेस्ट्रिक्शन की सब चीजें कर ली, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे? पता है, एक एंटीबायोटिक होती थी, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ठीक है, एडीएच एगोनिस्ट दवाइयां देंगे जो कि एडीएच को एगोनिस्ट कर रही हैं। तो एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती थी जिसका नाम था डेमेक्लोसाइक्लिन। ठीक है फैजान, होता क्या था, देखा गया जब भी हम ये दवाई देते हैं पेशेंट की क्या हो जाती है, यूरिन जो है वो क्या ज्यादा होना, डायूरेसिस हो जाती है पेशेंट को। पेशेंट को बार बार प्यास लगती है। तो देखा ये गया कि भाई ये जो डेमेक्लोसाइक्लिन है ना, ये जाके क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है टू द इफेक्ट्स ऑफ द एंटीडायरेटिक हार्मोन। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ दिस इज वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, एसआईडीएच। ठीक है, एक तो ये डेमेक्लोसाइक्लिन विच इज ओरिजिनली टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। फिर देखा गया भाई ये एंटीबायोटिक है, इसके बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, ये साइड इफेक्ट्स दे रही है। तो डायरेक्टली अब क्या आ गई है हमारे पास, एडीएच एंटागोनिस्ट आ गई हैं, जो कि एडीएच को अगेंस्ट जा रही होती हैं और लाइक इसके ट्रीटमेंट में यूज हो रही होती हैं। वो आपके दो नाम लिखे हुए हैं, वेप्टेन्स हैं होती हैं, तो नाम आप बुक से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक और दवाई भी यहाँ पे ट्रीटमेंट में लिखी हुई है, वो क्या है? हाँ, बस यही है मेरे ख्याल से, यहाँ पे बल्कि ट्रीटमेंट लिखा ही नहीं हुआ। तो आप बुक से रीड दे दें एसआईडीएच को। ठीक है, ये देखिए, वो पे हो गया, मेरी body, मुझे मिला। Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, characterized by excessive free water retention, euvolemic hyponatremia with continued urinary sodium excretion, urine osmolality being greater than serum osmolality. Body responds to water retention with reduced aldosterone and increased ANP and BNP, which causes increased urinary sodium secretion. Normalization of extracellular fluid volume, which leads to euvolemic hyponatremia. Treatment is fluid restriction, which is first line, salt tablets, IV hypertonic saline, and diuretics, ADH antagonists such as conivaptan, tolvaptan, and dim, dimlocycline. SIADH causes include head trauma or CNS disorders, ectopic ADH such as small cell lung cancer, exogenous hormones such as vasopressin, desmopressin, and oxytocin, lung diseases, and drugs such as SSRIs, carbamazepine, and cyclophosphamide. ठीक है भाई, तो डायपर बहुत सेम होता है, और इनके जो अल्फा सब यूनिट है वो भी सेम होते हैं, इस वजह से ये करा रहा होता है। ठीक है भाई, तो इस वजह से ऑक्सीटोसिन उतनी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं, देखें अभी हमारी फिजियो बहुत आसान हो चुकी है, तो हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है विच इज डायबिटीज इंसिपिडस। बंद कर लें सारे बुक, समझ में आ गया ये? हम ये डिस्कस करेंगे कार्डियो में। ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली, अच्छा एक यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो रिटेन करा रहा होता है, लेकिन जल्दी से हमारे दूसरे हार्मोन है एएनपी एंड बीएनपी, वो क्या कराते हैं, सोडियम का लॉस करा देते हैं। तो देखो, सोडियम तो लॉस करके वो नॉर्मल पे ले आते हैं, लेकिन क्या हुआ था, पानी बढ़ गया है। तो इस वजह से वो उसको क्या बोल रहे हैं, सॉरी, पानी भी मेंटेन कर लेते हैं, यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया है ना। अच्छा सॉरी, एक गलती कर दी मैंने। देखो, एएनपी एंड बीएनपी क्या करते हैं, नॉर्मली पानी का लॉस करा रहे हैं, और एंटी डायरेटिक हार्मोन पानी के थ्रू क्या करा रहा होता है, सोडियम को भी गेन करा रहा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? एंटी डायरेटिक हार्मोन ना हुआ तो क्या हुआ, ओ ज्यादा हुआ तो क्या हुआ,
एक तो पानी ज्यादा आया, दूसरा सोडियम भी ज्यादा आया। एंटी डायबिटिक हार्मोन ने क्या किया, पानी और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराई। अब वो दोनों ज्यादा हो गए तो क्या होगा, बॉडी में दोनों ज्यादा हो गए। अब एएनपी और बीएनपी क्या करते हैं, जो एक्सेस वाटर, तो उल्टा हो गया ना एक तरह से। नहीं, अच्छा पानी की करार होता है तो एक्स्ट्रा जो पानी था वो निकल जाता है, और सोडियम क्या रह जाता है, कम हो जाता है। तो उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। मैं ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है, इतना ज्यादा अच्छा क्लियर नहीं कर पाया, मैं आपका ये क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये मैं कल आपको क्लियर कर दूंगा, आप लोगों का भी यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया का, सही है। अब एक और चीज मुझे भी क्योंकि मिस आउट हो रही है थोड़ी सी चीजें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब हमारे पास नेक्स्ट पैथोलॉजी कौन सी है, हमारे पास है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज। डायबिटीज इंसिपिडस क्यों बोल रहे हैं, तो पोलीडिप्सिया और पोलीयूरिया के साथ पेशेंट आ रहा होता है, तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, डायबिटीज। बट वाई इंसिपिडस एंड वाई नेफ्रोजेनिक या सेंट्रल, क्यों, क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड है। और माइक इसकी कहाँ है, इधर है, अच्छा। अच्छा सॉरी आप लोगों को अगर आवाज मिस हो रही हो तो। हाँ, तो ये क्या करा रहा होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, कब, जब ये बहुत ज्यादा क्या हो, कम हो। पहले ज्यादा होता था ना, अब कम होगा तो क्या होगा, आप खुद सोचो। नॉर्मली क्या होता था इसका काम, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब अगर नहीं कराएगा वाटर की रीएब्जॉर्प्शन तो क्या होगा, पानी यूरिन में चला जाएगा, जितना भी पेशेंट पानी पिएगा सारा यूरिन में जाएगा, जितना पिएगा ज्यादा यूरिन में जाएगा। तो अल्टीमेटली ब्लड में क्या होगा, वाटर का कंटेंट कम होगा। वाटर का कंटेंट कम होगा तो पेशेंट किसके साथ आएगा, हाइपरनेट्रीमिया के साथ, सही है। किसके साथ पेशेंट आएगा, हाइपरनेट्रीमिया के साथ पेशेंट आएगा। तो ये इसी तरह से पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है। और फिर इसके दो टाइप्स होते हैं। इसके कैसे टाइप होते हैं, दो रीजन होते हैं भाई, या तो एडीएच सीक्रेट ही नहीं हो रहा, यानी हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी का मसला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। इसका एक और टाइप भी होता है, देखा गया कि भाई एडीएच हम कैलकुलेट कर रहे हैं या इनको एडीएच दे रहे हैं, ये पेशेंट तो फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो फिर हमें पता चला कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसेस हैं, जिसमें सबसे सरफहरिस्त कौन सा है, हाइपरकेलीमिया एंड हाइपरकेल्सीमिया वाले पेशेंट्स में क्या होता है, वो कैल्शियम और पोटेशियम कॉम्पीट कर रहा होता है विथ एडीएच, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू एंटीडायोटिक हार्मोन होती है। और उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। यानी इनका एडीएच बिल्कुल ठीक था, बट क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस टू एंटीडायोटिक हार्मोन है, इसकी वजह से इनको ये सिम्टम्स आ रहे थे। ये क्या बात हो गई, वही टाइप 1 डायबिटीज इज इंसुलिन है ही नहीं, टाइप 2 इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, समझ में आ गई। अब इनको अलग करके क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज देयर मैनेजमेंट इज वेरी मच डिफरेंट। कैसे, हमारे पास एक पेशेंट आया था हाइपरनेट्रीमिया के साथ, ब्लड में उसका वॉल्यूम बहुत कम है, ब्लड वॉल्यूम भी कम है और हाइपरनेट्रीमिया के साथ है। हमने जब उसकी यूरिन की कंसंट्रेशन मालूम की, तो वो क्या होगी, कंसंट्रेटेड होगी, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगी, हालांकि उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 से ऊपर जा चुकी है, समझ रहे हो। हालांकि उसका ब्लड बहुत कंसंट्रेटेड है, यूरिन फिर भी डाइल्यूट है। तो आप क्या समझोगे भाई, प्रॉब्लम लाइज इन दी अफेक्ट ऑफ क्या, एंटीडायोटिक हार्मोन, सही है। अब इसके लिए डायग्नोज कैसे होगा, आप लोगों में से कोई बताएगा। एक तो इलेक्ट्रोलाइट हुआ, हाइपरकेलीमिया या हाइपरकेल्सीमिया मिल सकता है, दूसरा सोडियम बढ़ा हुआ मिलेगा, तीसरा हम यूरिन को देखेंगे भाई, डाइल्यूट यूरिन है भाई, काम ही नहीं कर रहा एडीएच। इंपॉर्टेंट टेस्ट है एक, वो जो डायग्नोस्टिक है इसके, उसमें हमें टाइप्स भी पता चली जाती हैं दोनों की। हम कराते हैं इस पेशेंट के अंदर फॉर फाइनल ईयर आल्सो
वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट। ठीक है फैजान। क्या करते हैं, पेशेंट को एक हॉस्पिटल सेटअप में क्या करते हैं, 8 घंटों का एक टेस्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का पानी बिल्कुल ही बंद कर लेते हैं। ठीक है, घर पे भी हो सकता है। और हम क्या करते हैं, 1 आवरली यूरिन की और ब्लड की क्या लेते जाते हैं, ऑस्मोलैरिटी। सही है। अब हमारे पास एक पेशेंट आया जो कि एक नॉर्मल पेशेंट है। हमने क्या किया, वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट को थोड़ा सा गौर से समझो। भाई एक नॉर्मल पेशेंट है, हमारे पास आया है, हमने उसका पानी बंद कर देंगे। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जैसे ही उसकी बढ़ने लगेगी, तो यूरिन उसकी क्या होगी, कंसंट्रेटेड होना स्टार्ट हो जाएगी। हम देखेंगे कि भाई एडीएच काम कर रहा है, वो फंक्शन भी अपना सही कर रहा है, किडनीज भी सही है। लेकिन एक पेशेंट आएगा, किसका, डायबिटीज इंसिपिडस वाला, जब हम उसको पानी बंद करेंगे तो क्या होगा, हालांकि उसका 300 से बढ़ने लगेगा, 310, 320, 330, लेकिन उसकी यूरिन वही क्या होगी, डाइल्यूट रहेगी। तो दिस इज द डायग्नोस्टिक फॉर पेशेंट का क्या मसला है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। आ रही है बात समझ। फिर हम पता है क्या करते हैं, ये तो डायग्नोस हो गया भाई, हमें कैसे पता चले कि ये नेफ्रोजेनिक है या सेंट्रल है, मुबशिर बताएगा ये। नींद में थे ना। सेंट्रल है या नेफ्रोजेनिक है कैसे पता चलेगा, आप लोगों में से कोई बताए। हाँ। नहीं, एडीएच ऐसे मेयर मुश्किल से होता है। भाई हम इस पेशेंट को क्या करते हैं, हम इस पेशेंट को देते हैं एडीएच एनालॉग, जो कि क्या नाम है, डेस्मोप्रेसिन है। अगर इसकी यूरिन कंसंट्रेटेड होना स्टार्ट हो गई, अगर इसकी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होना शुरू हो गई, तो क्या मतलब है, इसको कमी थी डेस्मोप्रेसिन की, और इसको क्या है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। और अगर ठीक नहीं हुई तो हम किसकी तरफ जाएंगे, नेफ्रोजेनिक, और हम फिर देखेंगे कि क्या सेकेंडरी कॉजेज हैं जो कि करा रहे हैं इस पेशेंट के अंदर व्हाट, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। उसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज बताई। डेमेक्लोसाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो उधर ट्रीटमेंट में शुरू यूज होती थी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी साइकोटिक ड्रग है जो कि हम क्रोनिकली देते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में, वो भी कराती है ये, लिथियम। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, लिथियम साइकेट्री में स्पेशली। ठीक है, लिथियम भी क्या कराती है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कराती है। तो वो हम ड्रग बंद कर लेंगे, इलेक्ट्रो एबनॉर्मलिटीज को ठीक करेंगे, और पेशेंट हमारा ठीक हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। एक चीज आखिर में आप लोगों को तंग करूंगा मैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। भाई देखो, एक और भी बीमारी होती है जो कि आती है पेशेंट किसके साथ, पानी ज्यादा पीता है यूरिन ज्यादा लगती है, पानी ज्यादा पीता है यूरिन, ऐसे आपने सुना होगा अक्सर। इनको हम, इस बीमारी को, ये अक्सर लोग किससे रिलेटेड होते हैं, या तो वो आदतन बहुत ज्यादा पानी पी रहे होते हैं, या तो उनके कुछ स्ट्रेस साइकोटिक इश्यूज भी होते हैं। इट इज एसोसिएटेड विथ बेसिकली साइकेट्रिक कंडीशंस। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नहीं, प्राइमरी पोलीडिप्सिया। अब ये पेशेंट कैसे डिफाइन होगा, अलग होगा डायबिटीज इंसिपिडस से, आप लोग बताएंगे मुझे ये। जैसे ही हम उसका पानी बंद करेंगे ना, यूरिन कंसंट्रेटेड होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी इसका फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक है। तो हम उस पेशेंट को क्या बोलेंगे कि भाई आप पानी थोड़ा सा कम पिया करो, उसकी वजह से ये मसला हो रहा है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप सो कि जूम वालों को भी बहुत लाइक समझ आया हो, वीडियो ठीक चली हो ड्यूरिंग द लेक्चर। इसके अलावा आई वांट कि आप लोग जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एंडोक्रिनोलॉजी खोलें, कहाँ पे, इरफान मसूद में। और वहाँ पे आपने 3 टॉपिक्स करने हैं, वहाँ पे हाइपोपिट्यूटिज्म करनी है, और जो है वो इसके अलावा क्या था, डायबिटीज इंसिपिडस है, एसआईडीएच है, और तीसरा टॉपिक हमने क्या किया है, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा। आप लोग ये इरफान मसूद से ज़रूर रीड कीजिएगा, मेडिसिन से और फर्स्ट एड को भी। और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में या यहीं पे। ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है, रीड दे दें, हमने रीड नहीं दी थी।
primary polydipsia and diabetes insipidus, characterized by the production of large amounts of dilute urine with or without thirst, urine specific gravity of less than 1.006. Urine osmolarity is usually under 300 milliosmoles per kilogram. Central diabetes insipidus may be transient if damage is below hypothalamic median eminence or in the posterior pituitary. ADH in hypothalamus can still be secreted systematically via portal capillaries in the median eminence. Central diabetes insipidus, also known as arginine vasopressin deficiency. Nephrogenic diabetes insipidus, also known as arginine vasopressin resistance. बस that's it. नीचे वाला चार्ट भी देखते हैं, बस ठीक है, आप लोग खुद ही चार्ट देख लीजिएगा एंड थोड़ा सा थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल क्लास है हमारी।